जनसत्ता संपादकीय। वैश्विक दबावों को उभरता घरेलू बाजार। अमेरिकी की ओर से थोपे गए शुल्क से अब तक अनिश्चितता बनी हुई है। फिर भी बीते कुछ दिनों में देश के घरेलू बाजार में विभिन्न उत्पादों की खपत में हुई बढ़ोतरी ने यह बात जरूर साफ किया कि भारत घरेलू मोर्चे पर वैश्विक अस्थिरता के दबाव में सहन में सक्षम हो गया है। वर्ष 2017 में चली आ रही जीएसटी की दरों में कमी के कारण यह उम्मीद बनी है कि इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इन दरों में कमी की जब घोषणा हुई तो सभी ने यह समझा कि पहले की दरों वास्तव में अधिक थे। अब इनमें कमी से आम आदमी को जरूर राहत मिलेगी। दिवाली के त्यौहार अधिक से अधिक खरीदारी के लिए जाना जाता है। इस बार भी खरीदारी को लेकर जोश दिख रहा है। जब जीएसटी दरों में सरकार ने कमी की तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलने की बात कही गई। इस पर वैश्विक चर्चा हर भारतीय को संतोष देगी, मगर इसका विश्लेषण कई सवालों पर खड़े उतरता है। इस बात की भी शुभगाहट है कि सरकार आर्थिक नीतियों में सुधार मात्र सतही स्तर पर ही कर रही है, बुनियादी परिवर्तन अभी भी नहीं हुआ। यह भी विचारणीय है कि आर्थिक नीतियों में सतही सुधारों से अल्पकालिक फायदे ही होने वाला 150 की जनसंख्या वाले देश में जिसकी आधी से ज़्यादा आबादी गरीब है, क्या उसके लिए क्या ठीक है? संतोष इस बात का भी है कि जब घरेलू बाजार में खपत उतनी बढ़ी तो इसका प्रत्यक्ष फायदा भारत को मिलेगा। इसके अलावा जीएसटी पर दरों में कमी के बाद भी स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी बढ़ाने का लक्ष्य भी प्रमुखता से दिख रहा है। मगर क्या आर्थिक नीति में इन सब बात पर जोर है कि स्वदेशी मानकों को वैश्विक स्तर गुणवत्ता के साथ घरेलू बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा? अभी तक इस पक्ष पर चुप्पी छाई है। विश्व की एक बड़ी मोबाइल कंपनी का नया उत्पाद बीते दिनों भारतीय बाजार में बड़ी मांग के साथ चर्चा में रहा। यह भी एक परिदृश्य है कि लिहाजा इस बात को अब एक नए सिरे से समझने की आवश्यकता है। क्या अमेरिका के थोपे गए शुल्क से भारतीय निर्यात को तो घाटा हो ही रहा है, लेकिन विदेशी उत्पाद की घरेलू बाजार में अत्यधिक पकड़ क्या आत्मनिर्भर भारत बनने के विकल्प के लिए एक चुनौतीपूर्ण नहीं है? इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि भारतीय बाजार में विदेशी उत्पाद के दबदबे को कम किए बिना तस्वीर नहीं बदलेगी। ये सोचना भी गलत होगा कि जीएसटी दरों में हुई कमी से इस समय केवल भारतीय बाजार को ही मुनाफा मिल रहा है। बाजार में तो अरसे से विदेशी उत्पाद गहरी पकड़ है। इनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, वाहन और घरेलू साज सामान इत्यादि का वर्चस्व अधिक है। इसलिए यह प्रश्न भी सामने है कि दरों में कटौती से जहां एक तरफ सरकार ने अपने राजस्व में बहुत बड़ी कमी की है, तो इससे क्या आने वाले वित्तीय बजट में पूंजीगत व्यय पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? वैश्विक स्तर पर भारत बड़ी अर्थव्यवस्था है। लगभग $4 ट्रिलियन की हैसियत रखते हुए वो अपने कदम आगे की ओर बढ़ रहा है। इस बात को भी विकसित देशों को डर है कि क्योंकि भारत का सब बहुत बड़ा घरेलू बाजार इसकी आंतरिक ताकत है, जिससे विश्व के सभी विकसित देशों अपनी पहुंच में रखना चाहता है। इन सब के बीच अगर भारत आत्मनिर्भर बनने की लक्ष्य को स्वदेशी उत्पादों की खपत को मजबूती से के साथ आगे ले जाने में सक्षम हो जाता है तो सभी विकसित देश के इरादे पर यह एक तीखा प्रहार होगा। सरकार इस उद्देश्य की तरफ बढ़ती दिख भी रही है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के परिणाम इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि अप्रैल से जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.8% रही, जो पिछले वर्ष की पहली तिमाही से 1% से अधिक थी। इसी कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025 और 26 के लिए वार्षिक वृद्धि दर बढ़ाकर 6.8% कर दी। स्पष्ट है कि सरकार की आर्थिक नीतियों और केंद्रीय बैंक में बेहतर समन्वय है। इन सब के बीच भारत की आर्थिक तरक्की में कुछ बाधाएं भी हैं। इनमें सबसे प्रमुख निजी निवेश में बढ़ोतरी न होना। हालांकि सरकार ने केंद्रीय बजट में लगातार पूंजी निवेश को अपने स्तर पर बढ़ाया है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। ऐसी दशा में क्या आर्थिक प्रगति और वार्षिक स्थिरता घरेलू बाजार की खपत के माध्यम से ही निर्देशित करना उचित है? क्या यह समझना नहीं कि घरेलू बचत को बढ़ावा देना भी एक मुख्य लक्ष्य होनी चाहिए, जो हाल के दिनों में जीएसटी की दरों में हुई कमी के बाद व्यावहारिक खर्च में बदल गई है? हालांकि इससे मुनाफा अंततः किसी को हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत में घरेलू बजट
5% के आसपास ही हैं। विडंबना यह है कि आज भारतीय निवेशक के पास घरेलू बाजार में विकल्प लगातार कम होते जा रहे हैं। बैंक दरों में लगातार कटौती हो रही है। आर्थिक नीतियां का प्रत्यक्ष इरादा घरेलू बाजार के लिए पूंजी बाजार के विकल्प की ओर है। भारतीय पूंजी बाजार ने पिछले एक वर्ष में 5% के आसपास का मुनाफा किया। BSI सूचकांक और निफ्टी के वित्तीय वर्ष में दर्ज हुआ एक विमर्श यह भी है कि पूंजी बाजार में वित्तीय निवेश भारतीय बैंकों की तुलना में अधिक जोखिम भरा है, क्योंकि इसमें हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। एक बात और भी अधिक ताज्जुब करने वाली है कि भारतीय कंपनियों का वित्तीय निवेश विदेशों में तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024-25 में कंपनियों का विदेशी निवेश 40% से बढ़कर $36 अरब तक पहुंच गया। एक पक्ष यह भी अहम है कि GST दरों में हुई कमी से उत्पादों के विक्रय मूल्य जरूर कम हुए, लेकिन क्या संबंधित निर्माताओं ने अपने मुनाफे को कम किया है? बहरहाल एक संतोषजनक बात देखने को मिलती है कि भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक SBI ने भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ MSME के लिए वित्तीय ऋण को अब डिजिटल माध्यम से शुरू कर दिया और इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का आवेदन करने के 45 मिनट के भीतर ऋण को मंजूरी मिल रही है। बैंक इस संदर्भ में आयकर रिटर्न, GST रिटर्न और बैंक विवरण जैसे प्रमाणिक आंकड़ों को ऑनलाइन मंच से ही मूल्यांकन कर इसे आगे बढ़ा रहा है। अगस्त 2025 में SBI ने 2,25,000 उद्योगों की वित्तीय सुविधा दी। निश्चित तौर पर इसमें इन उद्योगों की वित्तीय तरलता बढ़ेगी और ये भारत के उत्पादन क्षेत्र के लिए भी अच्छी खुशखबरी भी है। पसंद से परे जीवन। मनुष्य का जीवन केवल क्रिया प्रक्रिया की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक चेतन अवधान का विस्तार है। पर आज के समय में हमें देखना है कि जीवन का अधिकतर निर्णय पसंद या और नापसंद के खांचे में जाता है। लोग बड़े गर्व से कहते हैं, मुझे यह पसंद है इसलिए मैं यह करूँगा, और यह मुझे नापसंद इसलिए मैं इसे दूर रहूँगा। इस अभिव्यक्ति के पीछे जो भाव छिपा हुआ है, स्वतंत्रता का भाव। पर क्या यह सचमुच स्वतंत्रता है? क्या यह सच में हमारी चेतना की प्रवृत्ति का प्रतीक है या नहीं? तो वह अधिक गहरी मानसिक बेड़ियों की जकड़न है, अदृश्य किंतु कठोर। हम यह मान बैठे हैं कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वही सही है और जिसे नापसंद करता हूँ वह त्याज्य है। इस बात ने हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन में इतनी गहरी पैठ बना ली कि आज लगभग हर संघर्ष, हर मनमुटाव, हर युद्ध का मूल कारण व्यक्ति विशेष की पसंद नापसंद बन गई है। पर घर की दीवारों से लेकर राष्ट्र की सीमाओं तक, धर्म की परिधियों से लेकर विचारधाराओं के संघर्ष तक, हर स्थान पर द्वंद्व है। विडंबना यह है कि हम इसे स्वाभाविक मान बैठे हैं। पसंद नापसंद की प्रवृत्ति इस सोच का हिस्सा है जो सीमित है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त और दूसरे की अपेक्षाओं या अपनी आदतों के अधीन चलती है। जब हमारा मस्तिष्क एक सीमित परिधि में बंध जाता है तब हमारी दृष्टि स्पष्ट नहीं रहती। हम देखते हैं कि हमारी इच्छा देखना चाहती है, पर वह सुनते हैं हमारे मानस को भाता है। ऐसे में आवश्यक है कि हमारे ध्यान में ओझल हो जाता है। अक्सर हम यह कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ इसलिए मैं अपने मन की करूँगा। ये एक वास्तव में स्वाधीनता नहीं, मन को अपने इतना अधिक तूल दे दिया है कि वह हमारे विवेक का स्थान ले लेगा। हम किसी वस्तु का विचार या व्यक्ति को केवल इसलिए स्वीकार करते हैं कि वह हमें अच्छा लगता है और किसी को नकारते हैं क्योंकि वह हमारी पसंद के अनुसार नहीं। अगर चेतना वहाँ स्पष्ट हो तो जहाँ व्यक्तित्व यह समझ पाता है कि किसी परिस्थिति में क्या आवश्यक है क्या ना आवश्यक, तो यह हमें अच्छा लगता है। इस मानसिक स्थिति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि हम अपने भीतर एक सतत टकराव की स्थिति में रहने लगते हैं। हमें जीवन की शिकायतें होती है, लोग अच्छे नहीं लगते, समाज गिरा हुआ, रास्ते बेईमानी, धर्म बटे हुए, राजनीति भ्रष्ट, लेकिन हम यह भी नहीं देख पाते कि इनके मूल में हमारी अधूरी चेतना और सीमित सोच है। जब हम केवल अपनी पसंद के दायरे में जीते हैं तब हमारे दृष्टि व्यापक नहीं रह जाती। फिर जो हमारे दायरे में नहीं आता हुआ हमें या तो शत्रु प्रतीत होता है या उपेक्षणीय। यहीं से शुरू होता है झगड़ों का सिलसिला, घर में, समाज में, अंतरात्मा में। भारतीय योग परंपरा ने इस भीतर की परिधीनता को बहुत गहराई से देखा। योग का उद्देश्य केवल शरीर की चपलता या सांस की लय नहीं, बल्कि चेतना का वह ध्रुव यात्रा जो व्यक्ति को अपने भीतर की ग्रंथियों से मुक्त करती है। योग कहता है कि जब हम
अपने चेतना के तल पर जागरूक नहीं होंगे तब तक हम अपनी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो व्यक्ति भीतरी पराधीनता से मुक्त नहीं, वह बाहरी आज़ादी का मूल्य नहीं समझ सकता। उसे स्वतंत्रता केवल एक व्यक्तिगत अधिकार लगती है, जबकि सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता वह अवस्था है जब व्यक्ति अपनी प्रक्रियाओं से मुक्त होकर पूर्ण विवेक के साथ निर्णय लेता है, जहां वह परिस्थिति को उसके संपूर्ण परिदृश्य में देख सकता है, या न केवल अपनी रुचि और अरुचि से झेल डूबते पड़ते हैं। पसंद और नापसंद की होड़ से बाहर निकलने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अब अपने ही बनाए हुए मानसिक जाल में उलझे हुए हैं। यह सहज और संवेदनशील व्यक्ति की ही देख सकता है किसी विशेष स्थिति में क्या आवश्यक है, क्या उचित है, क्या अनावश्यक। वो अपनी पसंद को तब भी स्थगित कर सकता है जब परिस्थिति किसी अन्य दिशा की मांग कर रही हो। जागरूकता वह दृष्टि होती है जिससे हम न केवल वस्तुओं को बल्कि अपने मन की गति को भी देख सकते हैं। यह वह दर्पण जिसमें हमारी प्रक्रियाओं को छाया स्पष्ट होती है। यह वह ध्वनि है जो हमारे अंदर से कहती है कि जो पसंद है वह जरूरी नहीं कि सही हो, और जो नापसंद है वह अनावश्यक नहीं कि जीवन की गति जब मात्र इच्छाओं की पूर्ति और नापसंद को बचाने में बीत जाती है तब उसका सौंदर्य लुप्त हो जाता है। मगर जब हम अपनी चेतना को इतना विकसित कर लेते हैं कि हम परिस्थितियों और उसके व्यापक स्वरूप में देख सकते हैं, तब जीवन का एक कला बन जाता है। विवेक, संतुलन, करुणा, न्याय, पसंद नापसंद से मुक्त होकर जीना आसान नहीं पर संभव भी नहीं। यह एक साधना है और अपने भीतर झांकने की, अपनी प्रक्रियाओं की दिशा को देखने की और समय समय पर अपने ही मन को चुनौती देने की। यह वही मार्ग है जहाँ मानवता को अपनी असली अर्थ मिला। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने मन की करें, बल्कि इस बात की है कि हमारा मन कितना परिष्कृत हो, उसका साक्षी भाव से भरा हो, यह स्वयं यह समझ सके किस परिस्थिति में क्या करना उचित है। तभी हम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होंगे, वरना हमारी पसंद ही हमारी पराधीनता का दूसरा नाम बन जाती है। स्वतंत्र वह नहीं जो अपनी पसंद को हो, और स्वतंत्र वह है जो अपने भीतर से मुक्त हो। मुनाफे का निवेश। अमेरिका की वीजा नीति के ट्रंप से भी कारोबारी रिश्ते में दबाव के बीच गूगल की भारत में निवेश की घोषणा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे बड़ी रणनीतिक सफलता। विशाखापट्टनम कृत्रिम मेधा का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए गूगल समूह 5 साल में 1.1 लाख करोड़ रुपये के निवेश करेगा। कृत्रिम मेधा के बढ़ते वैश्विक बाजार में यह निवेश इस बात को रेखांकित करता है कारोबारी सुगमता के लिहाज से भारत वैश्विक स्तर पर पसंदीदा बना हुआ है। भारत के पास विशाल उपभोक्ता का आधार है। स्पष्ट है कि आर्थिक कूटनीति के लिहाज से यह परियोजना भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान करेगी, तकनीकी ताकत भी बढ़ेगी। इस निवेश को घोषणा करने के बाद गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया पर जो लिखा उससे कई सार्थक संकेत मिले। पिचाई ने के मुताबिक निवेश में भारत को 1.83 लाख करोड़ की नई नौकरी पैदा होगी। विशाखापट्टनम कृत्रिम मेगा परिसर की शुरुआत क्षमता का गीगावाट से कई गीगावाट तक जाएगी। एक गूगल का अमेरिकी से बाहर सबसे बड़ा कृत्रिम मेगा केंद्र बनेगा जो भारत को वैश्विक तकनीक के मानचित्र पर मजबूत करेगा, और कई स्तरों पर इसके दूरगामी नतीजे होंगे। निस्संदेह जिस तेजी से कृत्रिम मेगा का क्षेत्र विस्तार हो रहा है, अमेरिका तथा चीन के मुल्क इसमें बहुतों के लिए बढ़त हुए देखते हुए भारत को ऐसे निवेश और तकनीकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। यह कमी गूगल के निवेश से पूरी हो गई। गूगल उसी देश की कंपनी है जहां राष्ट्रपति ने भारत पर शुल्क लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की है। वे खुलकर कह चुके हैं कि वे नहीं चाहते कि अमेरिकी कंपनी भारत में निवेश करे या निर्माण संयंत्र लगाए। वे धमकी तक दे चुके हैं। एप्पल कंपनी के मुख्य कार्यकारी टिम कुक को दी गई भारी शुल्क लगाने की धमकी की यादें ताज़ा है। लगता नहीं कि वह धमकियों के बावजूद एप्पल व अन्य के लिए भारत में काम समेट। दरअसल आने वाले दिनों में तकनीक के स्तर पर भारत छिप और कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका की योजना बना रहा है। इसके लिए मजबूत नीतियां तैयारी की गई है और बड़ी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर गठबंधन किए हैं। दूसरे, भारत की ताकत उसका बड़ा मध्यम वर्ग। अमेरिकी कंपनी हमेशा की तरह भारत के इस बड़े बाजार को देख रही है और हर स्तर पर भारत मुनाफे का बाजार है। तभी एप्पल और गूगल
जिससे कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। अगर एप्पल की कमाई के आंकड़े को देखें तो कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024 में भारत से 67,100 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष से 36% अधिक है। कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, 2746 करोड़ के हो गया। टेस्ला ने भी भारतीय बाजार में देखते हुए यहाँ कदम रखा है। अब गूगल से बड़ा निवेश आया है। गूगल इस निवेश को वैश्विक निवेशकों का संदेश अवश्य गया होगा कि भारत के लिए आज दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर भारत पर भरोसा कर सकते हैं। संयम और संतुलन। दिल्ली के हरित पटाखों की मंजूरी देने का निर्णय महत्वपूर्ण कदम है। शीर्ष अदालत ने लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब हुई। दीपावली पर तो वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। पिछले वर्ष पटाखों प्रतिबंध की वायु स्थिति बिगड़ी और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होगी। हर साल वायु प्रदूषण बेतहाशा बढ़ता चिंता का विषय है। नागरिकों को पटाखों से होने वाले प्रदूषण सचेत रहने के लिए कई गुना पहलू हरित पटाखों पर भी जोर दिया गया, मगर कई आड़ में पारंपरिक पटाखे भी खूब बिके। नतीजा यह है कि पिछली बार शीर्ष अदालत का सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ा, मगर इस बार दिल्ली और केंद्र सरकार के साझा अनुरोध पर पूरे राजधानी क्षेत्र में हरित पटाखों पर छूट दी गई। सिर्फ उन्हीं पटाखों बेचने और फोड़ने की राय देकर अदालत ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का परिचय दिया। अब नागरिक को भी दायित्व है कि वही दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करे, ताकि अन्य लोगों को कोई असुविधा न हो, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। पटाखों से वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव किसी से छिपा नहीं। पटाखों से निकलने वाली खतरनाक धुआं वातावरण में काफ़ी समय तक रहता है। इसका असर लोगों को सेहत पर पड़ता है, फिर भी हर बारी से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। दरअसल दिल्ली में चोरी छिपे आने वाले पारंपरिक पटाखे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में शीर्ष अदालत ने सख्त आदेश से उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली सहित पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोग निर्धारित समय और तय दिशा निर्देश के मुताबिक केवल हरित पटाखे जलाएंगे, यानी ऐसे पटाखे जो अन्य पदार्थों की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं। नागरिकों को अदालत के इस संदेश को गंभीरता से लेनी चाहिए। पर्यावरण के साथ अब कोई समझौता नहीं होगा। उन्हें पटाखे खरीदने से लेकर फोड़ने तक संयम का परिचय देना होगा।